हेलो। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक नए टॉपिक को टाइप्स को देखेंगे, है ना। 4 टाइप हम पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम लोग पढ़े थे फ्रेगमेंटेशन तक, क्लियर, क्योंकि 3rd टाइप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप दैट मींस स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे, क्लियर। बहुत सारे पब्लिकेशन में इसे स्पोरुलेशन भी लिखा जाता है। देखिए ये नाम से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्म होना, बनना। स्पोर एक आप बोल सकते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए हम लिखे कि इस प्रकार का जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो मुख्यतः क्लेमाइडोमोनास, अगैरिकस, ये सब जीवों में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के बॉडी पे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। चूंकि प्रोसेस का नाम है स्पोर फॉर्मेशन, तो पेरेंट बॉडी पे सबसे पहले स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। दैट मीन्स स्पोर जैसा संरचना स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और यह स्पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, धीरे धीरे पेरेंट बॉडी के साथ ग्रो करते हैं। यह स्पोर लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे अपने पेरेंट बॉडी के साथ ग्रो करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे ही ग्रो करते हैं उसके बाद ये यदि पेरेंट बॉडी से, कहने का एक्चुअल मतलब मेरा ये हुआ कि यदि ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो पेरेंट बॉडी के साथ ग्रो किया है, वो यदि अपने पेरेंट बॉडी से टूटकर अलग होता है तो पुनः ग्रो करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, ठीक है। कुछ जीवों में स्पोर्स का जो निर्माण होता है ना, वो मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। मोटाइल डेट मीन्स गतिशील स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो मोटाइल स्पोर बनते हैं। जैसे आप नाम जानते होंगे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करें तो क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसे हम जू स्पोर्स कहते हैं। चूंकि जू का मतलब होता है क्या, एनिमल्स। एनिमल्स आप जानते हैं, हम मोटाइल इसे इसलिए दिया गया है, इसे जू स्पोर कहा गया है बिकॉज जू ग्रीक वर्ड विच मीन्स एनिमल्स, और एनिमल्स हमेशा मोटाइल होते हैं, इसलिए ऐसे स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं, ठीक। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो स्पोर्स बनते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं तथा नॉन मोटाइल होते हैं, जिसे हम हैप्नोस्पोर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्नोस्पोर कहते हैं। और वे जो होते हैं वो थिन बार्ड होते हैं, साथ ही साथ नॉन मोटाइल होते हैं, गतिशील नहीं होते, तो उन्हें हम हैप्नोस्पोर कहते हैं, है ना। अगैरिकस की बात करें, अगैरिकस को आप जानते होंगे, अगैरिकस दैट मींस मशरूम, है ना। कॉमन नेम मशरूम होता है और साइंटिफिक नेम अगैरिकस होता है। तो अगैरिकस की जो एक फंगी है, आप जानते होंगे फंगी को, है ना। अगैरिकस की बात करें तो अगैरिकस में स्पोर्स का निर्माण सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा स्पोर्स का निर्माण अगैरिकस में होता है। प्रति मिनट लगभग 5 लाख स्पोर्स फॉर्म करते हैं ये अगैरिकस प्लांट, क्लियर। ये है आपका क्या, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टिश्यू कल्चर है। अब सबसे पहला सवाल ये है, टिश्यू कल्चर क्या है। पहले आप इसी को देखिए, टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर दैट मीन्स ग्रो कराना, ठीक है। टिश्यू आप समझते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आप इतना ही समझिए, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे टिश्यू का एग्जांपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सेम टाइप और ऑफ मिक्स टाइप हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग एन आइडेंटिकल फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर, तो कहते हैं टिश्यू कल्चर कहने का मतलब कि हम टिश्यू को कल्चर करेंगे। टिश्यू कल्चर की जो टर्म है, टिश्यू कल्चर टर्म का जो एक्सप्लेनेशन दिया था सबसे पहले, है ना, हावरलैंड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। हावरलैंड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू कल्चर टर्म को एक्सप्लेन किया था, क्लियर। कहते हैं कि प्लांट के किसी भी सिंगल आइसोलेटेड सेल अथवा टिश्यू की बात की जाए, है ना, तो प्लांट के किसी भी सिंगल आइसोलेटेड सेल अथवा टिश्यू को, है ना, लैबोरेटरी में कल्चर किया जाए तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है और होल प्लांट फॉर्म करता है। प्लांट की जो ये एबिलिटी है, कि प्लांट में एक अच्छी एबिलिटी ये होती है कि प्लांट के अगर सिंगल सेल को हम कल्चर करें तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है तथा होल प्लांट फॉर्म करते हैं। प्लांट के इस एबिलिटी को ही हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगर कोई भी सिंगल सेल लैबोरेटरी में ग्रो कराया जाए प्लांट में, है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है और होल प्लांट का निर्माण करता है। पौधे के इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी जो होता है वो एनिमल में नहीं होता। अगर हम एनिमल की कोई सेल को, आपने कभी सुना है कि एनिमल के किसी आइसोलेटेड सिंगल सेल को हमने लैबोरेटरी में ग्रो कराया और वो ग्रो करके होल ह्यूमन बॉडी बना दिया?
सो ये एनिमल में नहीं होता है। एनिमल में होता है प्लुरोपोटेंसी और प्लांट्स में होते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी दैट मीन्स सिंगल सेल ग्रो करेगा और होल प्लांट का निर्माण करेगा। ठीक है, कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में प्लांट के जिस पार्ट का यूज किया जाता है ना, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ये एक्सप्लांट आपके हो सकते हैं सच रूट्स हो सकते हैं, एक्सप्लांट के रूप में रूट्स हो सकते हैं, आपके स्टेम हो सकते हैं, बात की जाए लीव्स हो सकते हैं। ये सब एक्सप्लांट्स के रूप में जनरली यूज किया जाने वाला है ना पार्ट्स होते हैं। बट अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटली बात करें हम, है ना, तो चूंकि हम टिश्यू कल्चर पे काम किए थे इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जनरली जो इसमें लिया जाता है वो स्टेम का मेरिस्टेमेटिक पार्ट लिया जाता है। अब बोलिए इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक यह होता है कि जो स्टेम होते हैं उसके जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन और डिवीजन काफी फास्ट होता है। आप नॉर्मल इस बातों को ऐसे करके समझ सकते हैं कि जैसे देखते होंगे बोलता है कि जब बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होता है। उसी तरह से प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, एपिकल पोर्शन होता है, उसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों ही काफी फास्ट होता है। इसलिए हम टिश्यू कल्चर के लिए जनरली उसी पार्ट का ज्यादातर यूज करते हैं। ये आपका है क्या टिश्यू कल्चर। अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें, है ना, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन ये होता है। जैसे आप जानते हो कि आपको एक बात बताते हैं, है ना, जैसे आप बोध गया को जानते होंगे, है ना, बोध गया में एक पीपल का पेड़ है जहाँ आप जानते होंगे ये गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो लगभग 2000 से 3000 पहले साल की बात होगी, है ना। तो पीपल का अगर लाइफ स्पैन भी हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, है ना, कि 2000 to 3000 ईयर्स होता है जनरली पीपल का लाइफ स्पैन। क्लियर? तो कहते हैं कि और ये जो बात है वो भी 2000 से 3000 साल पहले की है। तो अब उसका लाइफ स्पैन यानी कि अब उसका जो लाइफ स्पैन है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक चीज कर सकते हैं कि उसे किसी भी प्लांट्स के पार्ट को लेकर के सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं और उसे ग्रो कराएंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और टोटिपोटेंसी जो प्रोसेस एबिलिटी होती है उसके थ्रू वो होल प्लांट बना देगा। और उसके बाद यदि ये जो पीपल अभी है उसका और वो जो नए प्लांट ग्रो करेंगे दोनों का डीएनए मैच किया जाए तो डीएनए भी सेम होती है दोनों के। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर का एक अच्छा, और टिश्यू कल्चर से हम आज एग्रीकल्चर के एरिया में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाए हैं, है ना, नए नए ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स बना रहे हैं, नए नए कॉम्बिनेशन के ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स आ रहे हैं। ये सब टिश्यू कल्चर से हम ज्यादा फास्ट ये सब काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सब जगहों पे टिश्यू कल्चर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। क्लियर? ये आपका था टिश्यू कल्चर। देखिये अब हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाम देखिए पहले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाम से ही क्लियर हो चुका है कि रिप्रोडक्शन दैट मीन समझ ही रहे हैं आप, है ना। वेजिटेटिव कहते हैं यदि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स इत्यादि से एक नए प्लांट का निर्माण होता है तब ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो हम इसके डेफिनेशन में ही बोलेंगे यदि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स इत्यादि के थ्रू एक नए प्लांट का निर्माण होता है तब इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड क्लियर है, नाम से ही आप जानते होंगे नेचुरल मेथड जो कि नेचर में खुद ब खुद हो रहा है, स्वतः हो रहा है ना, वो नेचुरल मेथड में आ जाएगा। आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन आप इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, किसी अलग टेक्निक्स के थ्रू या किसी भी तरीके से ह्यूमन इंटरफेयर करने के बावजूद अगर एक नए प्लांट का निर्माण होता है वो आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत आ जाता है। फर्स्ट हम नेचुरल मेथड की ही बात करते हैं। नेचुरल मेथड जैसे हम रूट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स आप ऐसे देखे होंगे जिनमें क्या होते हैं कि रूट्स के थ्रू एक नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे इधर उधर की डलवर्जिया वगैरह में आप देखते होंगे जनरली ये चीजें देखने को मिलती होगी कि जैसे उसका रूट्स सॉइल से ऊपर आता है उसे रूट्स पुनः जर्मिनेट करता है और वो एक नए धीरे धीरे ग्रो करता है और एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। तो हम इसे कहते हैं कि थ्रू द रूट्स एक नए प्लांट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसे रूट्स बोलते हैं। स्टेम की बात करते हैं, बहुत चीजों में आप देखे होंगे ना
कि जैसे स्टेम को क्या करते हैं कि स्टेम है और अगर वो कांटेक्ट में आया तो वो धीरे धीरे ग्रो किया, वहां से एक नया प्लांट बन गया। तो बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेम के थ्रू एक नया प्लांट बन जाता है ना। तो वो भी तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, बिकॉज स्टेम क्या वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। लीव्स से बात करें, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स के थ्रू एक नए प्लांट का निर्माण होता है ना। आर्टिफिशियल, वहीं अगर आर्टिफिशियल मेथड की हम बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड में हम बोलते हैं कि स्टेम कटिंग्स। आप जानते होंगे, जैसे आप बात करते हैं हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस, जिसको चाइना रोजा जैसे बोलते हैं, है ना। रोज की ही बात करें तो ये सब में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि हम स्टेम कट करते हैं, अनदर पैलेसेस पे लगाते हैं, वो पुनः ग्रो करता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड हुआ कि हमने उसके स्टेम को कट किया, अदर पैलेस पे लगाया, वो पुनः ग्रो किया और एक नए प्लांट का निर्माण किया। तो हम इसे आर्टिफिशियल मेथड में रखते हैं और इसे स्टेम कटिंग बोलते हैं, बिकॉज स्टेम कटिंग को अदर पैलेस पे लगाया था, है ना। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, ग्राफ्टिंग क्या होता है। हम अगर ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे जगह से दूसरे जगह लगाना। जैसे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुने होंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बहुत सारे लोग कहते हैं ग्राफ्ट किया गया, किसी ऑर्गन को ग्राफ्ट किया गया। जनरली डॉक्टर्स टर्म इस्तेमाल करते होंगे कि ऑर्गन को ग्राफ्ट किया गया। ग्राफ्ट का मतलब होता है किसी दूसरे जगह से किसी चीज को उठाकर दूसरे जगह फिट करना, वो ग्राफ्टिंग कहलाता है। तो उसी से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ्टिंग क्या है। आप इसमें क्या किया जाता है कि दो प्लांट्स लिए जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के एक प्लांट्स के जैसे समझ लो ये एक प्लांट्स हो गए और ये एक प्लांट्स हो गए, ये दो प्लांट्स हैं, है ना। हमने क्या किया, दोनों प्लांट्स को कट कर दिया। ध्यान समझिएगा, हम आपको ग्राफ्टिंग बता रहे हैं। हमने दोनों प्लांट्स को कट कर दिया। एक प्लांट्स का हमने रूटेड पार्ट सेलेक्ट किया, एक प्लांट का हमने कौन सा पार्ट सेलेक्ट किया, रूटेड पार्ट सेलेक्ट किया, जबकि दूसरे प्लांट्स के हमने स्टेम कटिंग को सेलेक्ट किया। अब ये दोनों को आप हटा दीजिए, एक पहले वाले प्लांट का आप हटा दीजिए स्टेम कटिंग को, दूसरे वाले प्लांट का आप हटा दीजिए रूटेड पार्ट को। अब ये हमारे पास बच गए पहले वाले प्लांट का रूटेड पार्ट और दूसरे वाले प्लांट का स्टेम कटिंग। अब हम क्या करते हैं, जो देखो, है ना, ये हमारे पास पहले वाले प्लांट का क्या है, रूटेड पार्ट है, ये समस्या। ये हमारे पास दूसरे वाले प्लांट्स का स्टेम कटिंग है। अभी हम दोनों को लाते हैं एक जगह पे और ये ऐसे करके हम दोनों को क्या करते हैं बाबू, ये यहाँ पे ऐसे करके दोनों को हम ग्राफ्ट कर देते हैं, दोनों को ऐसे चिपका देते हैं, है ना। और यहाँ पे थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए, ताकि मॉइस्चर बने रहे कुछ टाइम तक, हम यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं और उसके बाद किसी अंदर पैलेस पे लगा देते हैं, पुनः ग्रो करता है और एक नया प्लांट का निर्माण करता है। इसी प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग करते हैं, बिकॉज दो अदर प्लांट्स के एक के हम क्या लिए थे, रूटेड पार्ट को लिए थे, जबकि दूसरे के स्टेम कटिंग को, दोनों को एक दूसरे से हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट कर दिए थे, लगा दिए थे और वो पुनः वृद्धि किया और एक नए प्लांट का निर्माण किया, अतः इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप थर्ड देख रहे होंगे लेयरिंग। आखिर लेयरिंग क्या होता है। देखिए, लेयरिंग की अगर बात की जाए तो लेयरिंग को हम कहते हैं कि पौधे में एक एबिलिटी होती है। कुछ पौधे में क्या होती है कि एबिलिटी ये पाई जाती है कि यदि उसका स्टेम सॉइल कांटेक्ट में आता, कुछ पौधे में एक अच्छी एबिलिटी क्या पाई जाती है कि यदि उसका स्टेम सॉइल कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या होता है, उससे रूट्स निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि यदि उनका जो ये स्टेम है वो मिट्टी के संपर्क में आ गया, सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, तो उसे छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। छोटे छोटे क्या निकल आते हैं बाबू, रूट्स निकल आते हैं, और इसे कट कर दूसरी जगहों पे ले जाकर लगाया जाता है, तो पुनः ग्रो करता है और एक नए प्लांट का निर्माण करता है। जैसे आप जानते होंगे पाइनएप्पल, एप्पल, है ना, ऑरेंज, ये सब की खेती जनरली लेयरिंग मेथड से ही की जाती है। बिकॉज होता ये क्या, आप देखिए नॉर्मल आपको समझाते हैं, ध्यान समझिए। समझ लो ये एक स्टेम है, ये कोई एक प्लांट्स है ना, और ये उसका स्टेम है। ये स्टेम जो है वो रन कर रहा है कहाँ पे, सॉइल पे, जमीन पे ये रन कर रहा है। सपोज ये देखिए जमीन है और ये रन कर, तो जैसे ये जमीन के कांटेक्ट में आया, इसे छोटे छोटे रूट्स निकल आए। क्या निकल आए, छोटे छोटे रूट्स निकल आए। अब हम क्या करते हैं, जब इसे रूट्स निकल आते हैं तो हम इस स्टेम को यहाँ से ऐसे कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और इतना ही पार्ट को किसी दूसरे जगह पर ले जाकर के लगाते हैं, ये पुनः ग्रो करता है और एक नए धीरे धीरे एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। इसी मेथड को हम लेयरिंग कहते हैं। ये जो प्लांट्स में एबिलिटी है कि उसका स्टेम सॉइल कांटेक्ट में आएगा, उससे रूट्स निकल आएंगे, इसी एबिलिटी को हम लेयरिंग कहते हैं। क्लियर। तो अगर इस विधि द्वारा एक नए प्लांट का निर्माण होता है तब इसे हम लेयरिंग कहते हैं। अगर आप ज्यादा थोड़ा डीप देखें तो लेयरिंग को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
है ना। आप एक होता है सिंपल लेयरिंग, एक होता है मॉन्ड लेयरिंग, एक होता है आपका एयर लेयरिंग, है ना। सिंपल लेयरिंग में यही सिंपल हम लेयरिंग का काम करते हैं, मिट्टी में कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद लेयरिंग करते हैं। आपके जो मॉन्ड लेयरिंग होता है वो जनरली, जो ये सिंपल लेयरिंग है वो जनरली सॉफ्ट स्टेम में होता है। मॉन्ड लेयरिंग और एयर लेयरिंग जनरली जो होता है वो हार्ड स्टेम में कराया जाती है ना। कि स्टेम में क्या करते हैं कि हम मिट्टी लगा देते हैं चारों तरफ। जो जब स्टेम प्लांट्स में लगा, अभी मिट्टी लगाने से पहले हम स्टेम को कट नहीं करते हैं। स्टेम जब प्लांट्स के साथ लगा होता है तभी हम क्या करते हैं कि उसके स्टेम के चारों तरफ हम मिट्टी दबा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद हम जाकर देखते हैं कि वहां से क्या होता है कि धीरे धीरे रूट्स निकल आए, तब उसे हम कट कर अंदर पैलेस पे लगाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्टेम को जो बार्क होता है, बार्क आप छाल जानते होंगे, हम उसे हटा लेते हैं। तो किसी भी स्टेम को अगर बार्क को हम हटाते हैं तो इस प्रोसेस को गिडलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है गिडलिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम गिडलिंग करते हैं। गिडलिंग करने का मतलब क्या होगा, वो गिडलिंग करने का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेम के बार्क को हटाने, छाल के हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम गिडलिंग करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिडलिंग करते हैं, उसके बाद उसके चारों तरफ मिट्टी लगा देते हैं और आफ्टर 7 to 5 days हम क्या देखते हैं कि जहां मिट्टी लगा हुआ था, मिट्टी से दबे हुए पार्ट से छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। जब रूट्स निकल आते हैं तो हम उस स्टेम को कट करते हैं, अंदर पैलेस पे लगाते हैं, वो ग्रो करता है।